हेलो एवरीवन, आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर क्लास प्लस वन, इट्स फॉर द क्लास प्लस टू। जब तक आप कॉमर्स पढ़ेंगे, अकाउंटेंसी पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है, बहुत ही ध्यान से सुनना। होता क्या है, बच्चे अटकते इन्हीं टर्म्स में है। तो वो टर्म्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले बता रहा हूं क्या क्या डिस्कस करेंगे। पहले हम आज डिस्कस करेंगे एसेट क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, एक्सपेंसेस क्या होते हैं एंड हमारी इनकम्स क्या होती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो सीरीज का ये लेक्चर नंबर 3 है, बाकी सब के लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालता जा रहा हूं, तो ध्यान से देखते रहना सब लोग। तो देखिए, आज हमारा पहला टर्म है एसेट। एसेट्स क्या होते हैं, एसेट्स क्या होते हैं, तो एसेट्स के बारे में जानते हैं। भाई एसेट का मीनिंग बहुत सिंपल सा है, एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट। एनी, एक एक करके सब कुछ बताऊंगा। एनी फिजिकल ऑब्जेक्ट और राइट ओन्ड बाय ओन्ड बाय ओन्ड बाय फर्म हैविंग मनी वैल्यू। भाई मुझे एक बात समझ आई, कुछ भी फिजिकल ऑब्जेक्ट कहा गया है टेंजिबल, जिसे आप टच कर सकते हैं, टेंजिबल को कहा गया है। टेंजिबल कह रहा हूं तो मैं फिजिकल ऑब्जेक्ट कह रहा हूं, और मैं जब राइट के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं इनटेंजिबल। मैं बात कर रहा हूं इनटेंजिबल आइटम की। वह सारी की सारी फिजिकल ऑब्जेक्ट जिन्हें छुआ जा सकता है, राइट जिन्हें छू नहीं सकते, ओन्ड जिसका मालिकाना हक किसके पास है, मालिक कौन है, बिजनेस है, फर्म उसका मालिक है। तो मैंने आपको एक बात और बताई है, सारी की सारी बातें किसके पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। तो मालिक कौन है भाई, फर्म उसकी मालिक है, उसी को हम एसेट बोलते हैं। अब थोड़ा सा सरल करके बताता हूं क्या होती है एसेट्स। दोज हेल्प्स इन द बिजनेस टू रन, नोट बनाते रहना, टू रन स्मूथली, बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए जो होती हैं उन्हीं को हम एसेट कहते हैं। सर थोड़ा सा और बताओ। ऐसे समझिए, हमारे पास दो प्रकार की एसेट होती हैं। एक नॉन करंट एसेट, एक एसेट को मैंने नाम दे दिया नॉन करंट एसेट, और दूसरे को नाम दे दिया मेरे भाई करंट एसेट। ठीक है, एक एसेट और बीच में बताऊंगा मैं, एक को नॉन करंट, एक को नाम दे दिया करंट एसेट। भाई ये नॉन करंट एसेट क्या है और करंट एसेट क्या है, अब मैं बताने जा रहा हूं। थोड़ा सा पहले जानते हैं कि भाई हमारे पास, ये नोट बना लेना सब लोग, नॉन करंट एसेट क्या होती है। नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, वह एसेट जो कि सेल पर्पस के लिए नहीं होती। दीज आर नॉट फॉर सेल पर्पस, सेल पर्पस के लिए नहीं होती हैं, बिजनेस को चलाने के लिए होती हैं, बिजनेस की हेल्प करने के लिए होती हैं। पहली बात। दूसरी, हैविंग सम मनी वैल्यू, इनकी कुछ ना कुछ मनी वैल्यू होती है, मार्केटेबल वैल्यू होती है। तीसरी बात जो तुम्हें याद रखनी है कि ये नॉन रेकरिंग इन नेचर होती है। सर ये नॉन रेकरिंग क्या होता है भाई, नॉन रेकरिंग इन नेचर होता है जो बार बार नहीं होती है ना। तेरा प्यार हुक्का बार वाला बार नहीं है मेरे दोस्त, ये है जो बार बार खर्चना नहीं पड़ता। ऐसे समझिए, आप मेरे पास ट्यूशन पढ़ने के लिए आए तो मैं ये थोड़ी कहूँ अरे सोनू आ गया फर्नीचर बदल के रख दूं, है ना, अरे नहीं नहीं भैया एसी बदल दो। नहीं, पिछले कई वर्षों से यही फर्नीचर चल रहा है, सेम एसी चल रहा है। क्यों, क्योंकि ये बार बार नहीं बदलती। दीज आर नॉन रेकरिंग नेचर, दीज आर परचेज या दीज आर यूज्ड फॉर मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा यूज की जाती हैं। यूज मोर देन 1 ईयर, एक साल से ज्यादा के लिए होती हैं, सेल पर्पस के लिए नहीं होती। खास खास बातें,
ये सेल पर्पस के लिए नहीं खरीदते। जैसे मेरी करियाने की दुकान है तो मेरा फ्रिजर है, मैं ऐसा तो नहीं कहता दुकान में जाके, ए भैया मुझे राशन नहीं चाहिए तेरी दुकान से, मुझे तुम्हारा फ्रिज चाहिए, मुझे भैया फ्रिज दे दो ना। फ्रिज तो नहीं मांगते जाकर वहां पर, है ना। या किसी अब फ्रिज मांगने के लिए कहाँ जाओगे, इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाओगे, है ना। अब मैं गया किसी की दुकान में, सर तुम्हारी कार बहुत अच्छी लग रही है, मुझको कार दे दो। अरे कार खरीदने के लिए मुझे कहाँ जाना है भाई, कार के शोरूम में जाना है। तो कहने का मतलब क्या है, जिस बिजनेस में हम जा रहे हैं, जहां हम जो काम कर रहे हैं, उसके अलावा, है ना, उसके अलावा जो भी बिजनेस को मेरी हेल्प कर रहा है चलाने में, वो सारी की सारी एसेट कहलाती है। किराने की दुकान में फ्रीजर हेल्प कर रहा है, एसी हेल्प कर रहा है, फर्नीचर हेल्प कर रहा है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एसेट्स हो गई जो बिजनेस को स्मूथली चलाने में मदद कर रही हैं। तो ना कि सेल पर्पस के लिए है, इनकी कोई ना कोई मनी वैल्यू होती है। एक बार खर्च दिया, कहने का मतलब कई वर्षों तक इस्तेमाल की जाती हैं। थोड़ा सा और बताता हूं नॉन करंट एसेट को ही, थोड़ा सा और बताता हूं नॉन करंट एसेट, मैं साइडलाइन कर रहा हूं। तो नॉन करंट एसेट को दो हिस्से में डिवाइड कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको क्वेश्चन आना ही आना है भाई। और ये बच्चे बार बार पूछते हैं, सर ये एसेट है, ये एक्सपेंस है। तो ये सारी प्रॉब्लम ना आए, ध्यान समझिए एसेट की डेफिनेशन क्या है। तो एसेट में, नॉन करंट में, टेंजिबल और इनटेंजिबल। भैया टेंजिबल क्या है, हाँ भाई जिसे आप छू सकते हो, कैन टच एंड सीन, जिन्हें छुआ जा सकता है और देखा जा सकता है। टच में, टच में, टच, अभी बिल्डिंग है इसे मैं छू सकता हूं, फर्नीचर है मैं इसे छू सकता हूं, जिस है ना, जिनको मैं छू सकता हूं, जिसका मैं चुम्मा ले सकता हूं, वो सारी की सारी जो मेरे बिजनेस में हेल्प कर रही है वो सब टेंजिबल। इंसानों का चुम्मा नहीं ले लेना, सर ने बोला तो चुम्मा ले लिया, वो फिर एसेट बन गई। भाई एसेट वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट फिजिकल जिनको मैं छू सकता हूं, देख सकता हूं, टेंजिबल एसेट कराती हैं। जैसे कि लैंड, एग्जांपल बिल्डिंग, कुछ एग्जांपल दे रहा हूं, फर्नीचर, मोटर व्हीकल, कंप्यूटर, जिसे आप ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से भी जानते हैं, कंप्यूटर, एसेट्रा ना, और भी हो सकती हैं जिन्हें आप छू सकते हैं और देख सकते हैं। ऐसे ही कर कर आ जाते इनटेंजिबल, जिन्हें छू नहीं सकते, कैन नॉट टच एंड सीन। सर ऐसे भी बिजनेस में कोई एसेट होती हैं जिन्हें हम छू भी नहीं सकते और देख भी नहीं सकते, फिर भी वो बिजनेस में हेल्प कर रही हैं, बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ा रही हैं, बिजनेस की सेल को बढ़ा रही हैं। ठीक है, हाँ जी सर, आप ऐसे समझिए, गुडविल, किसी की रेपुटेशन, पेटेंट राइट है उसके पास, कोई भी उसने अपनी टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराया है, किसी और के पास सेम नाम नहीं है या सेम टेक्नोलॉजी नहीं है, या उसके पास कोई कॉपीराइट है, नकल करने का अधिकार है, किसी और के पास नहीं है, तो ये सारी इनटेंजिबल एसेट है। कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, या कोई पर्टिकुलर ट्रेडमार्क है उसके पास, ये सब इनटेंजिबल एसेट के हिस्से में आती हैं, है ना। इनटेंजिबल एसेट में मैन्युस्क्रिप्ट भी, मैन्युस्क्रिप्ट बेटे कई लोग कहते हैं कि किताबें, बेटे किताबों का ज्ञान, किताब को छू सकते हो, किताबों के ज्ञान को नहीं छू सकते। मैन्युस्क्रिप्ट किताबों को ही कहा जाता है, ज्ञानवर्ध, है ना, ज्ञान वाली किताबें। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर को भी आप छू नहीं सकते, तो ये भी एक इनटेंजिबल एसेट हो जाएगी। तो मैंने आपको देखिए एसेट में क्या क्या पढ़ा दिया भाई, एसेट की डेफिनेशन कितनी बड़ी हो गई। एसेट हो गई वे सारे के सारे फिजिकल ऑब्जेक्ट, राइट, जिनकी कोई मार्केट वैल्यू है, ठीक है, वे सारी की सारी एसेट होती हैं जो बिजनेस को चलाने में हेल्प करती हैं, ठीक है, जो बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ाती हैं। आप ऐसे ही समझ लीजिए, एक आप दुकान में गए, एक रेस्टोरेंट में गए जहां पार्किंग की सुविधा नहीं थी, बैठने की सुविधा नहीं थी, सर्विस अच्छी नहीं थी, ऊपर एक साथ वाले ही रेस्टोरेंट में सोफा सेट लगा था जहां अपनी बंदी को फूल देकर आप बात करके हेलो क्या खाओगी ये पूछ सकते हो, है ना। आप अपने बाबू सोना से बात कर सकते हो। तो कौन सी जगह पे जाओगे भाई,
ऐसी जगह पर रेस्टोरेंट में जाओगे जहां पर बैठने की सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है या जहां बाबू सोना से बैठकर आराम से बात कर सकते हो, तो कहने का मतलब ऑब्वियसली उसी जगह में जाऊंगा जहां पर मैं आराम से बैठकर खा सकता हूं, पी सकता हूं, वे सारी ही फैसिलिटीज अवेलेबल है। गया तो खाने था पर फैसिलिटीज कहने का लो जो और सोफा सेट लगा था या वहां पर और सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो सारी की सारी बिजनेस को एज कर रही हैं। बिल्डिंग की बना है ना, बिल्डिंग है बढ़िया, सब गरम गरम खाना मिल रहा है, उसने फ्रिज रखा हुआ है, तो ये सब क्या हेल्प कर रही हैं, उसके प्रॉफिट को बढ़ाने में हेल्प कर रही है। तो ये सारी की सारी एसिड कहलाती हैं। फिर ये तो हो गया मेरे पास नॉन करंट एसिड के बारे में बता दिया। अब मैं बताने जा रहा हूं आपको सेकेंड पार्ट। मैंने पहले लिखा था करंट एसिड, अब मैं बताने जा रहा हूं नॉन करंट एसिड, अब मैं बताने जा रहा हूं करंट एसिड। तो करंट एसिड क्या होती है? दोज आर ऑलरेडी इन कैश, या तो वो कैश में है, कैश की फॉर्म में है, या कन्वर्टेबल इनटू कैश है, या कैश में बदल जाएंगे, कन्वर्टेबल इनटू कैश विद इन 1 ईयर, 1 साल के भीतर भीतर कैश में बदल जाएंगी, उन्हीं को करंट एसेट कहते हैं। तो कहने का मतलब 1 साल, कंडीशन क्या आ गई? 1 ईयर। अगर 1 साल से ज्यादा है तो नॉन करंट एसेट, तो मोर देन 1 ईयर हो गया नॉन करंट एसेट, और 1 साल के भीतर भीतर अगर एसेट के बारे में बात कर रहे हैं तो वो सारी की सारी करंट एसेट हो गई। तो 1 साल के भीतर भीतर या तो वो कैश में है या कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, उसी को बोलते हैं करंट एसेट। सर कुछ एग्जांपल दो। बिल्कुल, कैश जैसे कि ऑलरेडी कैश में ही है, बैंक में मेरे पास कोई कैश पड़ा है, डेटर को भी हम 6 महीने से ज़्यादा का क्रेडिट नहीं देते, स्टॉक मेरा कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस, तो ये सारी की सारी मेरी करंट एसेट की डेफिनेशन में आती हैं। बाद में हम प्रीपेड एक्सपेंस जानेंगे भी आने वाले क्लासेस में क्या होता है। आई होप कि सभी को ये पहली बात क्लियर होगी। मैंने बताया एसेट की डेफिनेशन, ठीक है, कि एसेट क्या होती हैं। तो एसेट की डेफिनेशन को थोड़ा सा, तो मैंने आपको एसेट की डेफिनेशन आज पहली बताई, जिसमें मैंने बताया नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, और फिर नॉन करंट एसेट में टेंजिबल बताया। थोड़ी सी बड़ी हो गई डेफिनेशन, बड़ी है ही डेफिनेशन, क्योंकि लाइफ टाइम आपने यही पढ़ते रहना है, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। इन्हीं को कहा गया मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा खास खास बातें निकलकर मैं लिख रहा हूं। और करंट एसेट विद इन 1 ईयर, मतलब कि लेस देन 1 ईयर की बारे में बात हो रही है। तो ये हमने एसिड की डेफिनेशन में पढ़ लिया। अगली डेफिनेशन बिल्कुल ध्यान से समझते रहिए बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एसेट एंड लायबिलिटीज एंड प्रोडक्ट ऑफ द बिजनेस है। तो बिल्कुल लायबिलिटीज, अगली टर्म निकल कर आ गई लायबिलिटीज। लायबिलिटीज होती हैं जितने भी ऑल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, ऑल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म, ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म, जितनी भी फर्म की फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, कहने का मतलब जो भी फर्म ने ओ किया हुआ है, उधार लिया हुआ है, उधार लिया हुआ है, पे करना है, पे टू अदर्स। एक और छोटी सी इसमें डेफिनेशन में ऐड कर देते हैं, सिंपल भाषा में अमाउंट पेबल टू अदर्स, या मैं कहूं ड्यू टू अदर्स, दूसरों को जो पैसा देना है वही मेरी लायबिलिटीज कहलाती हैं। तो लायबिलिटीज को भी आगे डिवाइड कर लेते हैं मेरे दोस्त, डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट निकालते हैं इंटरनल लायबिलिटीज एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। इंटरनल लायबिलिटीज क्या होती हैं? इंटरनल लायबिलिटीज
दोज आर पेएबल टू प्रोपराइटर। भाई फर्म का अपना बंदा कौन सा है? सर फर्म का अपना बंदा एक ही होता है। कौन होता है उसका बंदा? जैसे आप लोगों के बंदे बंदियां होते हैं, फर्म का बिजनेस का भी जो बंदा होता है वह फर्म का एक ही बंदा होता है, प्रोपराइटर। तो प्रोपराइटर को क्या पे करना है? कैपिटल। एक बात याद रखना, हम सारी की सारी बातें जो भी मैं आपको बता रहा हूं वे सारी की सारी बातें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी है। फर्म को किसने उधार दिया? बिजनेसमैन ने। फर्म स्टार्ट करने के लिए, एक दुकान शुरू करने के लिए दो तरीके से पैसे आ सकते थे, या तो मैं अपना पैसा दुकान को दे दूं या उधार लेकर। गॉट माय पॉइंट? तो मैंने अगर बिजनेस को पैसे दे दिए तो बिजनेस से क्या ले रहा हूं? प्रॉफिट ले रहा हूं। तो बिजनेस को तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना। आप ऐसे एक एग्जांपल के तौर पे समझिए कि मेरी एक दुकान है, मैं दुकानदार हूं, मैंने पैसे लगा दिए 5 लाख, बदले में क्या लूंगा? सर प्रॉफिट लोगे। अगर मेरे पास अपने पैसे ना होते, मैं बैंक से लेकर लोन 5 लाख रुपए लगाता, तो बैंक क्या ले लेती? ब्याज ले लेती। मुझे ये बताइए, इस दौरान दुकान को कोई फर्क पड़ा क्या? दुकान को पैसे अगर प्रोपराइटर ने दिए तो वो क्या ले रहा है? प्रॉफिट ले रहा है। अगर बैंक ने पैसे दिए तो बैंक क्या ले रही है? ब्याज ले रही है। दुकान को तो देने ही पड़ रहे हैं ना, चाहे प्रोपराइटर को दे तो प्रॉफिट दिया, बैंक को दिया तो ब्याज दिया, दुकान को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम सारी बातें दुकान कहने के लिए फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। इसीलिए प्रोपराइटर ने जो पैसा लगाया, कई बच्चे सोचते हैं कि सर प्रोपराइटर ने पैसा लाया, दुकान तो मेरी ही है, मुझे कौन सी दुकान देगी? एज दिस इज द नॉशनल फिगर। कहने का मतलब बिजनेसमैन बदलते रहेंगे, आते जाते रहेंगे, दुकान वैसे की वैसी ही रहेगी, फर्म वैसे की वैसे ही रहेगी। तो सारी की सारी बातें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। तो फर्म के लिए लाइबिलिटी हो गई, चाहे बाहर वालों से लिया, बस इतना ही फर्क आया, प्रोपराइटर ने पैसा दिया है, अगर प्रॉफिट नहीं होंगे तो वो नहीं लेगा। पर बैंक को अगर पैसा देना है उधार का तो लौटाना ही पड़ेगा, चाहे हो या ना हो। बस इसलिए उनको एक्सटर्नल कह दिया जाता है। तो इंटरनल में कैपिटल और प्रॉफिट दो बातें आएंगी, और एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा दोस्त? एक्सटर्नल में आ जाएगा मेरे पास, जैसे मैंने बैंक लोन ले लिया तो बैंक लोन आ गया, क्रेडिटर्स आ गए, बैंक ओवरड्राफ्ट आ गए, या मैंने कोई भी पेमेंट करनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आ गए। ये सारी की सारी बातें मेरे पास एक्सटर्नल लायबिलिटी में आ जाएंगी। तो पहला क्लासिफिकेशन जो है वो लायबिलिटी का वो ये है, इंटरनल लायबिलिटी एंड एक्सटर्नल। तो लायबिलिटीज क्या हो गई? जो भी बाहर वालों को पेमेंट देनी है, जो भी हमने अदा करना है, बाहर वालों को पेमेंट करनी है, वे सारी की सारी लायबिलिटीज कहलाती है। इसी को कहा जाता है फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। मेरे सर पर बोझ है, ऑब्लिगेशन है। तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल। कई बार लायबिलिटी की एक और क्लासिफिकेशन पूछ लेता है, तो बता देता हूं, एक लायबिलिटी की और क्लासिफिकेशन आज गई निकलकर। इन दी अदर वर्ड्स, लायबिलिटी की एक और क्लासिफिकेशन, वन मोर क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज। तो क्या आ गई? नॉन करंट लायबिलिटी, जैसे हमने एसेट को डिवाइड किया था, तो नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज। हमारे पास एक और क्लासिफिकेशन आ गई, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट क्या होंगी? सेम डेफिनेशन, फॉर मोर देन 12 मंथ। जो पैसे 1 साल से ज्यादा के बाद पे करने हैं, 1 साल के बाद जो उधारी चुकानी है वह नॉन करंट लायबिलिटी। और जो विद इन 1 ईयर चुकाने हैं, विद इन 1 ईयर। जैसे क्रेडिटर को मैंने पैसे 1 साल के भीतर भीतर देने हैं,
तो ये मेरे पास हो गई करंट लायबिलिटी। बैंक लोन मैंने 1 साल से ज्यादा के लिए लिया था, तो बैंक लोन क्या हो गया मेरे पास, बैंक लोन हो गया मेरे पास नॉन करंट लायबिलिटी। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन, अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ लायबिलिटी। तो लायबिलिटी से निकलकर मेरे पास क्या आया, एक बार ब्रीफ करते हैं थोड़ा सा। सर लायबिलिटी का मतलब जो भी पैसे मैंने चुकाने हैं, उसके बाद क्या बताया, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में एक ही लायबिलिटी आती है जो प्रोपराइटर को पे करना है, कैपिटल एंड प्रॉफिट, और एक्सटर्नल इसके अलावा जो भी बाहर वालों को पैसे देने हैं, एक्सटर्नल। फिर एक्सटर्नल के बाद मैंने बताया एक लायबिलिटी का क्लासिफिकेशन और किया जा सकता है टाइम के बेसिस पर, नॉन करंट एंड करंट लायबिलिटीज। आई होप ये भी क्लियर है। एक और इंपॉर्टेंट टर्म, और उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट टर्म, पूरी अकाउंटेंसी इन 4 पिलर पे टकी टिकी हुई है हमारे पास। एक हो गया एसेट, दूसरा हो गया लायबिलिटी, अब मैं तीसरा बताने जा रहा हूं आपको एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अमाउंट spent to operate डे टू डे बिजनेस, डेली नेचर बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चा किया जाता है, या मैं कहूं पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर दैट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। दूसरी पढ़ी लिखी डेफिनेशन हो गई, और सीधी सीधी भाषा में बात करूंगा, वह सारी की सारी पेमेंट जिसका टाइम पीरियड एक्सपायर्ड हो गया है, इसीलिए इसे एक्सपायर्ड कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। एक्सपायर्ड कॉस्ट माने सपोज सैलरी हैव बीन पेड, बिजनेस को चलाने के लिए मैंने वर्कर रखे थे, सैलरीज हैज बीन पेड, रेंट हैज बीन पेड, स्टेशनरी कंज्यूम्ड हो गई पेड, मैंने एडवर्टीजमेंट कराई थी हाई हैंडसम छुप छुप के लड़कियों वाली क्रीम, तो वो वाली पेमेंट जो कर दी एडवर्टीजमेंट, ये भी मेरे पास एक्सपेंसेस की डेफिनेशन में आ जाएगा। तो मैंने क्या बताया, अमाउंट स्पेंड टू ऑपरेट डे टू डे बिजनेस, या मैं दूसरी भाषा में बात करूं, पोर्शन ऑफ एक्सपेंडिचर दैट हैज बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर। कहने का मतलब वो खर्चा तो कुछ और भी हो सकता है, मैंने बोला जो इस साल की इनकम कमाने के लिए किया गया है, जो कहने के लिए इस साल के लिए किया गया है, वह सारा का सारा क्या आ जाएगा, हमारे पास एक्सपेंसेस कहलाएगा। इसलिए इसको एक्सपायर्ड कॉस्ट भी कहते हैं, खर्चे का वह भाग जो पर्टिकुलरली इस्तेमाल हो चुका है। ठीक है, एक डेफिनेशन मेरे पास आज की ये निकल कर आई, दूसरी ये थी, तीसरी मैंने बताई आपको एक्सपेंसेस। भाई एक चौथी बात और कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनकम्स। 3 तो हो गई इनकम, और पूरे लाइफ टाइम कॉमर्स में आप एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, इनकम, इन्हीं के बारे में पढ़ते रहेंगे। तो इनकम्स क्या है, एन इवेंट that converted into inflow of money। एक पढ़ी लिखी भाषा में बात हो गई, सीधी सीधी बात कहूं, वह घटना जिससे मेरे पास पैसे आए, है ना, या रेवेन्यू जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। सीधी सीधी भाषा में बात करूं, वह घटना जिससे मेरे पास पैसे आए, फ्लो ऑफ मनी आया, उसी को हम इनकम बोलते हैं। सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो सेल ऑफ गुड्स, मैं कहूं इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब क्या कहलाएंगे मेरे पास, इनकम की डेफिनेशन कहलाएगी। आई होप ये सभी को क्लियर है।
और अगर जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन्हें सब्सक्राइब कराएं। पूरी सीरीज चल रही है हमारे पास जिसमें सारा कुछ कराने वाला हूँ 1 बाय 1। तो मैंने आज आपको एसेट कराया, दूसरे नंबर पर कराया, पहले नंबर पे कराया मैंने एसेट, ठीक है। एसेट्स कराया, दूसरे नंबर पर कराया आज लायबिलिटी, तीसरे नंबर पर कराया एक्सपेंस और चौथे नंबर पर कराया इनकम। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान से इसे प्लीज़ पॉज कर आप नोट्स बना लीजिए। और अगला क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो थ्योरेटिकल पार्ट था इसका, जो मुझे बेसिक टर्म्स आपको बतानी थी पूरा ये बुक करने के लिए, +1 का पूरा अकाउंटेंसी करने के लिए, भाई मैंने तुमको बता दिया है। अब जो मैं आने वाले क्लासेस में है जो तुमको बताने वाला हूँ वो सारा का सारा प्रैक्टिकल बेस चलेगा। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।